हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और ये एक्सपीरियंस है एक शादी को अटेंड करने का। इस वीडियो का जो टाइटल है वही मेरा एक्सपीरियंस है इस शादी के बाद, और वो टाइटल है इस वीडियो का, वाह शादी हो तो ऐसी, शादी ऐसी ही होनी चाहिए। क्या एक्सपीरियंस था, जस्ट नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के साथ इस शादी के बाद मैं लौटा। एंड लंबे समय तक मुझे वो मेमोरीज याद रहेंगी, मैं उसको चेरिश करूंगा। क्या वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये शादी इतनी डिफरेंट थी? एक प्रिवेलेंट जो वेडिंग फंक्शन का कल्चर है हमारी सोसाइटी में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखने पे आपको इस वीडियो में कुछ टेक अवेज भी मिलेंगे, कुछ उन एरियाज के बारे में पता लगेगा जहां हमारा फोकस होना चाहिए और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां हम गलत फोकस करते हैं और वहां से हमारे को अपना फोकस हटा लेना चाहिए। सो ये वो शादी थी जो मैंने अभी जनवरी लास्ट वीक में अटेंड करी। एंड आप विजुअलाइज करने की कोशिश करना, पार्टिसिपेट करना मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आप भी इस शादी में होते, इन्हीं सब फैक्टर्स के सराउंडेड आप होते और ऐसे एनवायरनमेंट में आप होते, तो हाउ वुड यू फील? आपको कैसा फील होता? क्या आपको वैसे ही फील होता जैसा मेरे को फील हुआ, जो ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करा? सो शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स। सो ये जो शादी थी ये जनवरी के लास्ट वीक में मैंने अटेंड करी। एंड इमेजिन करके देखो, एक ऐसी शादी जहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं उन सबको आप पहले से ही जानते हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप बहुत कम मिलते हो या वंस इन अ वाइल वाली मुलाकात होती है। ऐसे गेस्ट हैं जिनसे आप रेगुलर मिलते रहते हो, रेगुलर बेसिस पे आप उनसे फ़ोन पे कॉल के थ्रू जुड़े रहते हो और रेगुलरली इंटरेक्ट करते हो उनसे। उनके लाइफ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के बारे में आप सब कुछ जानते हो और वो आपके बारे में जानते हैं। एंड उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, वो सब कुछ एक दूसरे के बारे में हर कोई जानता है। सो कोई भी किसी से अनजान नहीं है पूरी तरीके से, सब एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड सब एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो इस टाइप का अगर सेटअप है। सेकेंडली, जिन लोगों के बीच हम हैं शादी में, उनके संग हमने हमारे बचपन में खूब समय गुजारा है। वो हमारे मामा मामी बुआ चाचा के बच्चे हैं, जो कजन्स हैं हमारे। तो एक बेसिकली क्लोज नेटवर्क ऑफ मेंबर्स हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, इमीडिएटली उनके आपस में वन टू वन रिलेशंस हैं। सो ऐसी गैदरिंग के बीच में अगर आप समय गुजारोगे, ऐसे आप अपना टाइम गुजारोगे, कोई फंक्शन अटेंड करोगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? सो पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है कि लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट। जितने भी गेस्ट उस शादी में आए थे वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स थे, इमीडिएट रिलेटिव्स थे। कोई भी अननेसेसरी बाहर का गेस्ट या कम मिलने जुलने वाला रिश्तेदार नहीं आया था। इस लॉजिक के हिसाब से किसी भी इंसान को नहीं बुलाया कि उसने भी तो हमारे को अपनी बच्चों की शादी पे बुलाया था, तो हम भी उसको अब हमें भी बुलाना पड़ेगा। इस लॉजिक के हिसाब से कोई भी नहीं आया था। जो लड़के की मदर थी, शी वॉज वेरी क्लियर दैट उनको इस हिसाब से मेहमानों को नहीं बुलाना है। शी विल इन्वाइट ओनली दोस्त जो एक्चुअली में इंटेंशन रखते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी फैमिली के साथ। सो आई अप्रिशिएट उनका ये जो थिंकिंग है, एंड आई टोटली एग्री टू इट। सो शादी में लड़के की तरफ से लड़के की दो बुआ, उनके हस्बैंड जो फूफा जी हैं, तो लड़के की दो बुआ फूफा जी, उनके बच्चे एंड उनके स्पाउस आए। मामा मामी उनके बच्चे और स्पाउस आए। मौसा मौसी उनके बच्चे और स्पाउस आए। चाची बच्चे और स्पाउस आए। एंड लड़के की मदर फादर सिस्टर एंड थोड़े से फ्रेंड्स आए। इतने इमीडिएट रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स आए, लड़के की तरफ से भी और सिमिलरली लड़की की तरफ से भी यही लोग आए। कोई भी ज़्यादा दूर का रिश्तेदार या पड़ोसी या सिर्फ जान पहचान की वजह से अननेसेसरीली किसी को भी नहीं बुलाया गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इस पूरी शादी में? सब लोग आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो नो वन वॉज अंडर एनी प्रेशर टू पोर्ट्रे हिज और हर बेस्ट पिक्चर। किसी को भी अपने आप को बेस्ट दिखाने की इसमें कोई भी होड़ नहीं थी। कोई भी अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने दूसरे के सामने नहीं
कोशिश में था, क्योंकि हर कोई हर जने को जानता था। सो सब दिमाग से इस प्रेशर में कोई भी नहीं था। सेकेंडली, किसी के ऊपर भी ये प्रेशर नहीं था कि आई हैव टू फ्लॉन्ट माई न्यू क्लोथ्स, माई एक्सेसरीज या माई ज्वेलरी टू प्रूव एनी पॉइंट टू एनीवन। कोई इस प्रेशर में नहीं था। थर्ड, आर्टिफिशियली किसी के सामने स्माइल करो, नमस्ते करो, वेलकम करो, फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन पूछो, आप कैसे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में, और आपकी तबीयत कैसी है। कोई ऐसा आर्टिफिशियल टंटा था ही नहीं इस शादी में। कोई भी नखरे दिखाने वाला और मुंह फुलाने वाला, कोई रूठ गया तो उसको मनाने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस शादी में। फिर कोई भी अनवांटेड ऐसा मतलब कोई अनवांटेड जजमेंटल नज़रों से आपको नहीं देख रहा, आपको जज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपने ये पहना है, ये जो नेकलेस है, ये रियल है या आर्टिफिशियल है, या ये जो आपने ड्रेस पहनी है ये तो आपने किसी और शादी में भी पहनी थी, ऐसा मुझे लग रही है। मतलब वो वाली जजमेंटल वाली नज़र से कोई आपको नहीं देख रहा। किसी से भी आप डेलिबरेटली नज़र छुपा नहीं रहे, आई कांटेक्ट अवॉइड नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीवन वाज ओपन टू ईच अदर, सब एक दूसरे को जानते थे। फिर इस शादी में जो फैमिली मेंबर्स थे, जो होस्ट थे, उनको भी ये एडवांटेज था कि दे वर एबल टू गिव वन टू वन अटेंशन टू ईच एंड एवरी गेस्ट। किसको क्या कब देना है, किसको किस सेरेमनी में किससे क्या करवाना है, कौन सा गिफ्ट किसको देना है, शगन का लिफाफा किसको देना है, मिलनी किसको देनी है, और किसको कौन सा लिफाफा देना है। दिस वॉज वेरी क्लियर एंड ये बिना मिस्टेक के साथ सब कुछ हो गया। चांसेस ऑफ मिसिंग आउट एनीथिंग वॉज रिड्यूस्ड, दैट वॉज हाईली रिड्यूस्ड, क्योंकि सब कुछ इतना लिमिटेड लोगों के बीच में हुआ कि वन टू वन जब फुल अटेंशन आप दे सकते हो तो आपसे गलती होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। सो ये जब सब कुछ इस टाइप के एनवायरनमेंट में था, जब सब कुछ एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, कौन किसका क्या है, किसके पास क्या है क्या नहीं है, भली भांति हर कोई जानते हैं, तो हेजिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई भी फॉर्मेलिटी नाम की चीज़ नहीं थी। तो जिसकी वजह से जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ वो बहुत ही प्लेजेंट, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। जिसकी वजह से हुआ क्या, किसी के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं था अपने आप को एक्स्ट्रा शो ऑफ करने का, अपने आप को कुछ खास दिखाने का, खास बताने का। सो इसकी वजह से जितने भी गेस्ट आए सब ने फुल ऑन एंजॉय खुल के करा, लाइवली है पूरे टाइम एनवायरनमेंट ना, एक एनर्जी लेवल ही दूसरा था। क्योंकि हर कोई जब लड़के और लड़की से इतना क्लोजली रिलेटेड है, डायरेक्टली वो लड़का या लड़की से रिलेटेड है, और सब इस इंटेंशन से आए हैं कि शादी में मज़ा करेंगे, शादी में खूब अच्छी तरीके से शादी कंक्लूड हुए, यही सबकी विश थी। तो ये जो कलेक्टिव एनर्जी जो हर जना अपने अंदर से ट्रांसमिट कर रहा था, इस एनर्जी की वजह से पूरा का पूरा जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट हो गया उस एटमॉस्फेयर का, वो एलिवेट हो गया। वो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस, उसने 4 चांद लगा दिया उस एक्सपीरियंस को। फिर सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट। सेकंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वाज कि जो भी वो शादी हुई, सेरेमनीज हुई, फेरे हुए, वो हुए डे लाइट में, डे टाइम के फंक्शंस थे एंड फेरे थे। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट ये पड़ा, जो नेचुरल डे लाइट है उसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ी एक्स्ट्रा लाइटिंग के लिए या एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए। जितनी भी डेकोरेशन थी मीडियम लेवल की, वो डे लाइट में, नेचुरल डे लाइट में इतनी अच्छी तरह निकल के आ रही थी कि एक्स्ट्रा डेकोरेशन को और ज़्यादा फैंसी और ब्राइट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितने भी गेस्ट थे वो हर सेरेमनी में प्रेजेंट थे, फेरे में भी प्रेजेंट थे। कि रात के फेरे जब होते हैं या अर्ली मॉर्निंग के जब फेरे होते हैं, ज़्यादातर सारे गेस्ट खा पी के सो रहे होते हैं, कोई भी गेस्ट मौजूद नहीं होता फेरे पे, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही मौजूद होते हैं, और उनको भी नींद आ रही होती है, उनको भी सुस्ती आ रही होती है, क्योंकि थकान इतनी हो चुकी होती है, खाने के बाद की हैवीनेस हो चुकी होती है। कोई भी गेस्ट तो होते ही नहीं है, और जो फैमिली मेंबर्स भी होते हैं वो भी सुस्त होते हैं, उनको भी नींद आ रही होती है, क्योंकि वो रात का टाइम होता है। पर इस टाइम ऐसा था ही नहीं, दिन के फेरे थे, दोपहर के फेरे थे, हल्दी जो लगन टीका जो भी था ये सब मॉर्निंग के टाइम का था, एंड 2:30-3 बजे के फेरे थे। तो एवरीवन वाज अप, एवरीवन वाज एक्टिव, तो एनर्जी लेवल ही एक दूसरा था एज कम्पेयर टू जो रात के फेरे होते हैं जहाँ एकदम सुस्ती वाला एनवायरनमेंट होता है। सो ये सेकंड फैक्टर था। जो थर्ड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था कि लिमिटेड बट वेल क्यूरेटेड ऑल इंक्लूसिव फूड मेन्यू। जो मेन्यू डिजाइन किया गया था वहां पे उस पे फोकस था उसके ऑल इंक्लूसिव होने का, कि कोई भी चीज मिस ना हो,
टेस्टी होनी चाहिए, डिलीशियस होनी चाहिए. Focus was not on the numbers, was not on the quantity, but on the quality. Everything was there, starters was there, main course was there, डेजर्ट्स वर देयर, बट उनके वाइड वैरायटी या लंबे लंबे उनके बुफे नहीं थे, लिमिटेड थे वो अपनी क्वांटिटी में, बट दे वर सुपर डिलीशियस. तो इससे क्या हुआ कि अनवांटेड चीज़ें, जो अननेसेसरी आइटम्स हम बस डिस्प्ले बढ़ाने के लिए या डिस्प्ले के लिए लगा देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, केक्स, पेस्ट्री, पुडिंग्स, पान, इन सब की वैरायटीज की ज़रूरत ही नहीं थी ना वो थी. फिर एक्स्ट्रा जो भी क्योंकि जो मेन्यू था वो लिमिटेड था, तो पूरा फोकस इस पे दिया गया कि कोई की क्या सीज़न चल रहा है, क्या उस लोकल एरिया की क्विजीन के स्पेशल आइटम्स है, तो उनको इंक्लूड करा जाए, उनको रखा जाए. तो जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट भी थे, तो सबका टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, एपिटाइट लेवल क्या है और एवरेज एज ग्रुप क्या है, इन सबको ध्यान रखते हुए लोकल फ्लेवर्स क्या हैं और सीजनल आइटम्स क्या हैं, इन सबको ध्यान रखते हुए एक अच्छा सा वेल क्यूरेटेड मेन्यू डिज़ाइन किया गया, जिसके हिसाब से फूड बुफे था. सो अगर फूड बफे इतना लिमिटेड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं होती. सेकेंड, फूड की वेस्टेज नहीं होती. थर्ड, सबको ये सब पता होता है कि क्या फूड में था और सब लोग सब चीज़ का स्वाद ले पाते हैं. नहीं तो जहाँ बहुत लंबे लेविश टाइप के फूड बुफे होते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं और खूब सारे आइटम होते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में सारे आइटम्स रखे भी क्या क्या थे, खाना तो बहुत दूर की बात. ऐसे केसेस में क्या होता है, अगले दिन जब लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तब वो कहते हैं अच्छा ये आइटम भी था क्या, मुझे तो दिखा ही नहीं, कहाँ पे था ये आइटम. तो लोगों से वो आइटम पता ही नहीं होते, तो लोग खाएंगे क्या. तो इस टाइप से कितने ही आइटम मिस हो जाते हैं और वो फालतू में रखे हुए होते हैं. ये थर्ड फैक्टर था कि लिमिटेड फूड मेन्यू था. फोर्थ फैक्टर ये था कि जो प्री मैरिटल क्लैरिटी थी, प्री मैरिज ट्रांसपेरेंसी थी दोनों फैमिलीज में, दे वर टोटली क्लियर अबाउट ईच अदर. फैमिलीज के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनका नेचर कैसा है, उनका प्रोफाइल कैसा है, और सेकेंडली उनकी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं. सो इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि चांसेस ऑफ हैविंग कलेश, डिफरेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स, ये बहुत रिड्यूस हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गए. इसी वजह से शादी स्मूथली दिखी होती हुई एंड कहीं पे भी कोई टाइप का रोड ब्लॉक या रुकावट नहीं आई. फिफ्थ, जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था वन प्लेस फॉर एवरीथिंग. जितनी भी अकोमोडेशन, फंक्शन, फूड अरेंजमेंट्स थे, ये एक ही बिल्डिंग में, एक ही प्रेमाइसेस में थे. तो जितने भी लोग बाहर से आए थे, दूसरी सिटीज से आए थे, किसी को भी कम्यूटिंग का हैसल अपने सिर पे नहीं लेना था. सो वो कम्यूटिंग की टेंशन से बच गए. फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी उनको कम्यूट करना है, इसकी कोई टेंशन ही नहीं थी. सेकेंडली, लोगों के पास ज़्यादा टाइम था रिलैक्स करने का, अपने आप की थकान हटाने का, नींद पूरी करने का, क्योंकि लोगों को ये जल्दबाजी नहीं थी कि जल्दी तैयार होके हमें कहीं और जाना है फंक्शन के लिए, या हमें कहीं और जाना है, फंक्शन में अगर है तो कहीं और जाना है सोने के लिए. ये जल्दबाजी कहीं पे भी नहीं थी. थर्डली, जो लोग बार बार गेस्ट होते हैं, वो कॉल करते हैं दूसरे शहर में आके, होस्ट को बार बार कॉल करके पूछते हैं हम यहाँ हैं, यहाँ से वहाँ के लिए कहाँ जाना है. हालांकि गूगल मैप्स होते हैं आज की डेट में, बावजूद इसके किसी न्यू शहर में, किसी न्यू एनवायरनमेंट में इंसान कंफर्म करने के लिए, रिकन्फर्म करने के लिए बार बार कॉल करता है जिसके यहाँ वो जाता है शादी में. पर इसमें ऐसा नहीं था, इस टाइप का हैसल बिल्कुल नहीं था. तो इन सब फैक्टर्स ने जो गेस्ट का ओवरऑल कंफर्ट लेवल था वो बढ़ाया, वो काफ़ी बढ़ाया और लोगों को रिलैक्स रखा. क्योंकि सब कुछ ऊपर लोग रूम्स में उनके रहने का इंतजाम था, एंड ग्राउंड फ्लोर में जो भी हॉल्स थे वहाँ पे सारी सेरेमनीज एंड फूड अरेंजमेंट्स थे. तो लोगों को ऊपर से नीचे आने जाने में कोई इशू नहीं था, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगा, कोई हैसल नहीं हुआ. सो ये वो 5 डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये शादी वॉज सच अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ईच एंड एवरी गेस्ट. एंड इससे हमें एक आइडियल टेम्पलेट मिलता है, जिस टेम्पलेट से हम, अगर हमारी फैमिली में भी कोई मैरिज हो रही है, तो उस मैरिज में हम इसी टेम्पलेट के साथ हम वो मैरिज डिज़ाइन कर सकें, प्लान कर सकें. और इस टाइप का टेम्पलेट बहुत ही हाईली डिज़ायरेबल है आजकल के वेडिंग कल्चर में, ना जहाँ पे मैरिजेस ना रह के एक वेडिंग फंक्शन हो गई है. लोगों का फोकस मैरिज के जो कोर कॉन्सेप्ट है, यूनियन ऑफ 2 फैमिलीज बेस्ड ऑन कंप्लीट क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इस पे फोकस अब उतना नहीं जाता. फोकस रहता है 4-5 घंटे के उस वेडिंग फंक्शन पे, ना कि पोस्ट मैरिज
लाइफ जो हैप्पी और स्टेबल बननी चाहिए इस पे फोकस नहीं जाता। तो इससे हमें क्या टेक अवेज मिलते हैं? टेक अवे हमें सबसे पहला ये मिलता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट बुलाओ, लिमिटेड फूड मेन्यू रखो, आर्टिफिशियली चीज़ों को शो ऑफ करने की होड़ में मत रहो, इससे काफ़ी कॉस्ट सेव होती है। एंड डे लाइट में शादी रखो, फंक्शंस रखो, इससे काफ़ी कॉस्ट सेव होती है। एंड इससे अगर कहीं पैसा ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाए तो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी प्लेस लेने की जहाँ मतलब लेने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़े जहाँ पे सब कुछ एक ही जगह हो जाए, जैसे शादी में हुआ, या ज़्यादा पैसा खर्च होए इस वजह से क्योंकि प्री मैरिटल कंसल्टेंसी लेनी है, प्री मैरिटल वेरिफिकेशंस चेक करानी है, ताकि आपको एक सूटेबल कंपैटिबल मैच मिले जो फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली सुटेबल हो, कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ। एंड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, अगर इन सब फैक्टर्स पे थोड़ा भी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए तो ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब इससे रिजल्ट क्या निकला? जो भी कॉस्ट सेविंग आप कर लेते हो इन सब पैसों से, ये अब ये मेरा इसमें एडवाइस है, मेरा सजेशन ये है, जो भी आप इसमें कॉस्ट सेविंग कर लेते हो वो बैंक अकाउंट में रखनी नहीं है, उसको इसी मैरिड जो कपल है, इसी कपल की आगे की मैरिड लाइफ को स्टेबल और हैप्पी बनाने के लिए टाइम टू टाइम डिप्लॉय करते रहना है। उसी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग मैरिड लाइफ के माइलस्टोन्स पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट उस टाइम पे देकर, उस टाइम से उस चीज़ को उनको पास ऑन कर कर उनकी वो चीज़, उनकी वो स्टेज इजीली पार करा देनी है, ताकि वो स्मूथली अपनी वो जर्नी में आगे बढ़े और हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी रिस्टोर रहे। सो ये वो मेरा एक्सपीरियंस था उस शादी का, जो शादी आजकल की शादियों से, जो मैरिज एक्चुअली में मैरिज थी, ना कि एक वेडिंग फंक्शन थी। और यही मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि जितना हो सके मैरिज को मैरिज ही बने रहने दें, उनको वेडिंग फंक्शन में कन्वर्ट ना करें। ऐसे फंक्शंस जो ओवरलोडेड हैं एक्स्ट्रा डेकोरेशन से, ड्रामेटिक स्टेजेस से, एक्सोटिक फ्लावर डेकोरेशन से और ड्रामेटिक एंट्री एंड एग्जिट से ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, एंड नेवर एंडिंग फूड बफे, जो यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ फूड ही फूड है, चाहे वो स्टार्टर्स ले लो, मीठा ले लो, मेन कोर्स ले लो, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा। एंड डेकोरेशन ऐसी, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? उन सोसाइटी के नॉर्म्स को पूरा करने के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो उन सोसाइटी, उन रिलेटिव्स को प्लीज़ करने के लिए, कोई गारंटी नहीं है सब कुछ सही होने के बाद भी किसी का मुंह ना फूले, कोई कमी ना निकाले। सो इस चक्कर में फैमिलीज अपने आप को ओवर बर्डन कर देती हैं खर्चों से, ओवर स्ट्रेच कर देती हैं अपने बजट्स को, जो उनको रुकना चाहिए, जो उनको लिमिट लगानी चाहिए। क्योंकि जिसके लिए आप कर रहे हो, सोसाइटी या रिलेटिव, ये कभी भी खुश होंगे नहीं। किसी को अपना पॉइंट प्रूव करने की होड़ में आप एक्स्ट्रा खर्चा ना करें। ये सोच के लोगों को ना बुलाएं कि भाई उसने भी तो हमें बुलाया था तो हमें भी उसको बुलाना है। मत भीड़ इकट्ठी करें अपनी शादी में ऐसे गेस्ट की जो सिर्फ आएंगे, लिफाफा देंगे और लड़का लड़की का मुंह देखे बिना ही पहले ही लौट जाएंगे। वो एक फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाएंगे, क्योंकि आप भी उनकी शादी में लिफाफा देने गए थे। सो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको रिलेटेबल लगा हो, रेलेवेंट लगा हो, थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो, ये जो टेम्पलेट मैंने आपको शादी का जो मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ, अगर ये टेम्पलेट से आप भी एग्री करते हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।